हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास 10th का साइंस का चैप्टर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ था। तो इस चैप्टर में से 3 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट पोर्शन के साथ, जिसमें हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपके लिए लिख दी है पहले से ही, पर बात क्या है कि हमें इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं। रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एलिमेंट इन डिसॉल्व स्टेट। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ही क्लियर है ना कि क्या होएगा, रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट किसी और एलिमेंट को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा रिएक्शन में से। ठीक है, तो वो ऐसा करेगा कैसे? ठीक है, तो रिएक्शन में होता क्या है, एक कोई ना, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो कोई एक्टिव एलिमेंट होता है, कोई उससे लेस एक्टिव होता है। ये हमें पता कैसे चलता है? हमारे पास एक एक्टिविटी सीरीज होती है जो हम जब थर्ड चैप्टर की बात करेंगे ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हमें क्या है, मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज दी हुई है। तो उसमें से हमें पता चलता है कौन सी मेटल ज्यादा एक्टिव है, कौन सी मेटल कम एक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो रिप्लेस कौन करेगा? जो ज्यादा एक्टिव एलिमेंट होएगा वो लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या है, रिप्लेस करता है। ठीक है, तो समझने की बात तो ये है कि इसमें ना एक नोट है। नोट हमें क्या कहता है कि जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होएगी वो डिस्प्लेस करेगी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव metal from its aqueous solution। और सेकेंड नोट हमारा क्या होएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, इसीलिए होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगी वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को रिप्लेस कर सकती है। जो ज्यादा डोनेट करेगी वो लेस डोनेट करने वाले को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। ऐसे ही जो नॉन मेटल्स होती हैं, उनके पास क्या होती है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, इसीलिए होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल जो होएगी वो रिप्लेस करेगी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल को। ठीक है जी, तो अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। हमारे पास जैसे इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल जिंक मेटल है प्लस कॉपर सल्फेट का हमारे पास सॉल्यूशन है। जब हम इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे तो रिएक्शन में क्या होएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा एक्वस फॉर्म में, प्लस जो कॉपर है हमारी मेटल वो बाहर निकल जाएगी। अब इस रिएक्शन में ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जिंक मेटल जो है वो ज्यादा एक्टिव है एज कंपैरिजन टू कॉपर, तो इसीलिए जिंक ने क्या किया, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिया और उसकी प्लेस पे खुद लग गई, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और जो कॉपर मेटल थी वो हमारी बाहर निकल गई। ठीक है जी, ऐसे करके जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कोई रिएक्शन देके कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, या फिर आपसे पूछेंगे कि पहले इसका कलर ये था, बाद में कलर ये हो गया, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है?
तो आपने चेक बस यही करना होता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है या नहीं। आपकी अगर तो यहाँ पे मोर एक्टिव मेटल है, यहाँ पे लेस है, फिर तो वो रिप्लेस कर देगी। अगर यहाँ पे लेस है, अगर मैंने लिया होता ऐसे करके कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो रिएक्शन होके हमारे पास क्या बनना था? क्या आप ये कहोगे कि कॉपर जो है वो जिंक को रिप्लेस कर देगी? यहां पे होगी नो रिएक्शन। क्यों होगी नो रिएक्शन? क्योंकि हमारा जो जिंक है वो मोर एक्टिव है एज कंपैरिजन टू कॉपर। ये ज्यादा एक्टिव है एज कंपैरिजन टू कॉपर, इसीलिए इसने इसको क्या किया? रिप्लेस नहीं किया। जिंक जो है उसको रिप्लेस वो कर सकता है जो जिंक से ज्यादा एक्टिव हो। ठीक है जी, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है कॉपर सॉलिड फॉर्म में प्लस हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो रिएक्शन करके हमारे पास क्या बनेगा? ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या हुआ? जो कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा एक्टिव है, इसीलिए कॉपर ने सिल्वर को क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से क्या किया? रिप्लेस कर दिया, और उसकी प्लेस पे खुद लग गया सिल्वर मेटल, हमारी बाहर निकल गई। तो ऐसे करके हमारे पास क्या होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। क्लियर है जी यहां तक सबको? अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, उस पिछले रिएक्शन में क्या हो रहा था? एक हमारे पास मेटल थी, एक हमारे पास सॉल्यूशन था, तो एक मेटल सॉल्यूशन में से मेटल को रिप्लेस करके उसकी जगह पे खुद लग रही थी। पर अब यहाँ पे क्या होएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट होएगी। मतलब रिएक्शन में जो हमारे दोनों रिएक्टेंट्स हैं उनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो डबल टाइम क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो डिफाइन इसको हम कैसे कर सकते हैं? रिएक्शन in which there is exchange between ions of reactants to form new substances। तो क्या होएगा? रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट्स होंगे उनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। फर्स्ट वाले का पॉजिटिव सेकंड वाले के नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा। ऐसे करके पॉजिटिव नेगेटिव अटैच होके हमारे पास क्या बना देंगे? न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करेंगे। ठीक है जी, तो इसके बाद एक मेन पॉइंट इसमें हमें पता होना चाहिए, जो इसमें हम रिएक्टेंट्स यूज करेंगे ना वो जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें रिएक्टेंट्स हमने वाटर सॉल्युबल लेने होते हैं। और मेन एक और पॉइंट है जो हमें नोट करना होता है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो हमारे पास कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या क्या कुछ ऑब्जर्व हो सकता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन? वो कौन से पॉइंट होंगे? फर्स्ट तो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। एक तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकते हैं। अब प्रेसिपिटेट को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? ये वाला डाउनवर्ड एरो होता है इसके लिए, है ना। तो पीपीटी बन सकते हैं। प्रेसिपिटेट होते क्या है? वो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन के टाइम पे फॉर्म हो जाते हैं, है ना। तो वो क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर्स के होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। आपके लिए इतना काफी है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? तो सेकंड क्या हो सकता है? कोई गैस इवॉल्व हो सकती है। जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट में कोई गैस निकल सकती है, तो गैस को हम कौन से एरो से डिनोट करते हैं? अपवर्ड एरो से। क्लियर है जी? ये दो पॉइंट्स हो गए। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या हो सकता है? दैट इज चेंज इन कलर। तो ये तीन चेंजेस आपको ऑब्जर्व हो सकते हैं। ठीक है, चेंज इन कलर मतलब स्टार्टिंग में रिएक्शन में कोई कलर नहीं था, बाद में क्रिस्टल फॉर्म हो गए, कोई कलर आ गया, है ना, या सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया। तो ये तीन चेंजेस आपको जनरली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वहां पे सीन होते हैं। ठीक है जी, तो अब एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो आपके लिए एग्जाम में अगर आता है, आपको इतना लिखना सफिशिएंट है। अगर आपको कोई रिएक्शन आती है, रिएक्शन में से पहचानना है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता ही होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है जी, तो अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमें क्या दिया? देखो, बेरियम क्लोराइड क्या होता है? एक्वस फॉर्म में।
जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट के साथ, वो भी एक्वस होएगा, तो हमारे पास क्या फॉर्म होएगा? देखो क्या बोला था, हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट्स होंगे, इन दोनों के आयंस है, यहाँ पे बेरियम पॉजिटिव है, क्लोराइड क्या है, नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव, ये आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे, बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जाके लग जाएगा, क्लोराइड जो है वो सोडियम के साथ जाके लगेगा। तो यहां से देखो, एक तो क्या है, 2 क्लोराइड है, 2 सोडियम है, तो मिलके क्या बनेगा, एक तो हमारे पास 2NaCl बनेगा, एक्वस है, प्लस थर्ड क्या सेकंड क्या बनेगा, बेरियम, और ये कौन सा है हमारा, सल्फेट, तो एक क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट। ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होता है, सॉलिड है तो ये कौन सा होएगा, इसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ठीक है, तो देखो इन तीनों चेंजेस में से ये वाला चेंज हमें ऑब्जर्व हो रहा है ना, कि इस रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, हमारे पास प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं, और ये क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें आयंस, इसके आयन यहाँ पे लग गए, इसके आयन इसके साथ लग गए, तो आपस में एक्सचेंज हो गया, तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है जी? तो यहां तक था आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम चारों टाइप की रिएक्शंस कर चुके हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ एनर्जी चेंजेस जो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जी? हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो इस टॉपिक में हमने बात करनी है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कौन कौन से एनर्जी चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है जी? तो क्या हो सकता है, जैसे देखो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वहां पे क्या होएगा, या तो नए बॉन्ड जो है वो फॉर्म होंगे, या फिर क्या होएगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है ना। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कोई भी बॉन्ड ऐसे तो ब्रेक होएगा नहीं, क्योंकि जो हमारे सब्सटेंसेस बने होते हैं, कोई कंपाउंड बना हुआ है ना, तो वो क्या होती है, स्टेबल होते हैं। उनको ब्रेक करना है तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अगर कोई बॉन्ड ब्रेक करना है उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर दो बॉन्ड, अगर कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तो वहां पे बॉन्ड फॉर्म होएगा जब तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अगर एनर्जी रिलीज होएगी मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी क्या है, बाहर निकल रही है ना। तो किसी टाइम पे हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, किसी में एनर्जी बाहर निकल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, ये हमारे केमिकल चेंजेस हैं, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से एनर्जी चेंजेस हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इसके नेम से क्लियर है, एक्सो, एक्सो मींस आप लर्न कर सकते हैं एग्जिट, तो जिसमें एनर्जी बाहर निकलेगी, जिस रिएक्शन में हीट कह लो या एनर्जी कह लो वो बाहर निकलेगी, उस रिएक्शन को हम एनर्जी क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होएगा, हीट एनर्जी, हीट कह लो या एनर्जी कह लो, वो क्या होएगी, गिवन आउट, वो क्या होएगी, बाहर निकलेगी। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो रहा होगा, कोई जो एनर्जी है वो बाहर निकल रही होगी। तो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखो कार्बन सॉलिड फॉर्म में अगर हम इसमें ऑक्सीजन ऐड करें तो क्या फॉर्म होएगा, जब इसकी रिएक्शन होएगी तो हमारे पास फॉर्म होएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में, प्लस हमारे पास हीट रिलीज होगी। ठीक है, उस हीट का आप अमाउंट भी लिख सकते हो, इस रिएक्शन में होएगी 94 किलो कैलोरीज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या होएगी, एनर्जी रिलीज होएगी। जो अगर तो आपको एनर्जी जो है समझने के लिए, अगर तो एनर्जी राइट साइड में लिखी हुई है प्लस में, दैट मींस जब रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट साइड में एनर्जी निकली है तो वो रिलीज हुई है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़े, वो खुद से नहीं हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी आएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होएगा, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड
ठीक है, तो ऐसे टाइप की रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको आप लर्न कैसे करोगे? एंडो मीन्स एंटर, ऐसे लर्न कर लो। एंडो मीन्स एंटर, एक्सो मीन्स एग्जिट। यहां से एनर्जी बाहर निकलेगी, उसमें एनर्जी हमें क्या होती है? चाहिए होती है। क्लियर है जी? तो इसकी अब एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? जैसे हमारे पास है कार्बन, इसकी ही हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अगर कार्बन में हम वाटर ऐड करें, H2O ऐड करें इन गैसियस फॉर्म, तो क्या बता सकते हैं आप इसमें क्या फॉर्म होएगा हमारे पास? कार्बन मोनोऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, और हमारे पास क्या निकलेगा? H2 इन सॉलिड फॉर्म। और जब ये रिएक्शन जो है ना वो 1100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ना हमें इस रिएक्शन में ऐसे करके दिया हुआ है 31.4 किलो कैलोरी। अब इसको सबने ये नहीं समझना कि देखो राइट साइड में लिखी हुई एनर्जी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर राइट साइड में नेगेटिव साइन है लेफ्ट में आके वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिएक्शन में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। यहाँ पे इन दोनों को रिएक्शन इनकी करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी हमारे पास ये क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो आप ऐसे करके किसी भी रिएक्शन को पहचान सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है और कौन सी रिएक्शन आपकी क्या है? एंडोथर्मिक है। क्लियर है जी? तो आज की वीडियो में बस हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो यहां तक आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बता सकते हो, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां तक मेरी वीडियोस देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।